जियो साइंटिस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, अच्छी खासी वैकेंसी निकली है, मतलब 15 वैकेंसी अच्छी खासी है उसके लिए, तो वो भी आप लोग सब टारगेट कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। उसका और अगर मैं आपके नेट के एग्जाम की बात करूं तो नेट का एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट वालों की डेट आ गई है जनवरी की, तो यूजीसी वालों की आ गई है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सीएसआईआर की भी आ जाएगी, तो आपका एग्जाम मुझे लगता है जनवरी मिड तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जनवरी मिड में ये है, उसके बाद अगर आप जियो साइंटिस्ट टारगेट करते हो तो वो 8 ऑफ फेब को होगा उसका प्री, उसके बाद आपका गेट है, तो मतलब ये सारे एग्जाम्स कंटीन्यूअसली चलेंगे, जिसका जैम का है वो जैम का भी उसका फिर फेब में, तो मतलब अब आपकी सारी जो है सीरीज वो ठीक है चलेगी प्रॉपर अच्छे से, ठीक है ठीक है। हाँ जी, जीएस के लिए मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जियो साइंटिस्ट के लिए जीएस ही आपका बेसिकली टाइप ब्रेकर हम कह सकते हैं रहेगा। केमिस्ट्री तो सभी कर लेंगे प्री के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर दिक्कत आती है वो दो चीजों में आती है, प्री की जो जीएस आता है उसमें उसके बेसिस पे आपका प्री में सिलेक्शन हो, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस में आपका रिटर्न कितना अच्छा है आपका, मतलब वो ज्यादा मैटर करेगा, प्लस एनालिटिकल फंस जाती है वहां पे, तो इन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वो मैं बताऊंगी, चलिए तो अब शुरू करते हैं टॉपिक अपना, ठीक है। देखो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसको और पढ़ते हैं मतलब और डिस्कस करते हैं। आज बेसिक टॉपिक यही है हमारा, लेकिन अगर मैं कुछ एग्जाम की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे जैम के लिए पक्का आपका क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप आराम से आप कर सकते हो अगर आप पढ़कर जाओगे तो, ठीक है। सिमिलरली गेट में भी आता है, जियो साइंटिस्ट वगैरह इस तरीके के सारे एग्जाम्स में सब में आप सिलेबस उठा के देखोगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, प्लस प्री में भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं इसलिए बार-बार ये बोलती हूं कि आप ना बार-बार ये मत पूछो नेट में कितना आएगा, नेट में कितना आएगा, आपने नेट के लिए बैच लिया, ठीक है, नेट के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, पर अगर उससे एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, आपको और भी एग्जाम्स के टॉपिक कवर किए जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको आप खुशी-खुशी एक्सेप्ट किया करें, ना कि ये तो इतने मार्क्स का आएगा, ये तो हमारे एग्जाम में है ही नहीं, इसमें तो क्वेश्चन कम आते हैं तो कम करके सारे टॉपिक छोड़ दो, फिर तो कम करके सारे टॉपिक छोड़ दो, ठीक है। ये आज मतलब मोस्टली आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद इसका मेजरली पार्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बच जाएगा, प्लस इसका थ्योरेटिकल पार्ट और थोड़ा मतलब एज यू टॉक्स वगैरह देखो वो थोड़ा सा गेट ओरिएंटेड रहेगा, गेट में एज यू टॉक्स और ये सब मेंशन है सिलेबस में, तो मैं सोच रही हूं एक बार हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो जैम वालों के लिए और गेट वालों के लिए टॉपिक आज वैसे प्रॉपर टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, जो मेजरली टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो कहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे बताती हूं मैं। टेस्ट सीरीज लीजिए, टेस्ट सीरीज का तो इंपॉर्टेंस हमेशा ही रहता है, कल तो ऑफर भी चल रहा था टीचर्स डे का टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की करूंगी मैं आराम से, और सेशन होंगे उसमें प्रॉपर्ली बताऊंगी आपको। मैंने अभी फॉर्म देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, एमएससी सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होता है शायद, वो बाद में मांगते हैं आपसे, ठीक है। अब हाँ यूपीएससी के लिए बैच भी लॉन्च होगा अलग से, वो तो खैर सब्जेक्टिव के लिए होगा, ऑब्जेक्टिव तो आपको सेम जो आपकी नेट की तैयारी चल रही है यही करना है उसमें, ठीक है। मतलब प्री के लिए कुछ नहीं सोचना, प्री में अभी यही चलेगा जो आपका यहाँ चल रहा है, ठीक है। बाकी अब उसकी चर्चा करेंगे बाद में, अब सब इधर आ जाओ टॉपिक पे, कोई भी बात नहीं करेगा किसी और चीज की, ठीक है। हाँ मतलब जो भी होगा देखो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने बैच बनानी है तो मुझे पता नहीं, वैसे हाँ टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, होगी नहीं होगी तो मैं बोल दूंगी कि भाई टेस्ट सीरीज डलवा दो, ठीक है, तो हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे बैच बनाना होता तो शायद मैं बता देती आपको, ठीक है। टेस्ट अपलोडेड है बैचेस में, आप देख लेना जितने मुझे पता है टेस्ट सारे अपलोडेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो कहां तक किया था हमने लास्ट क्लास में, हमने कर लिया था सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको बता रही थी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली ये कहां से आया। तो इसके लिए हम फेज डायग्राम देख रहे थे, पानी का वाटर का फेज डायग्राम क्या होता है इसको, ठीक है, ये हमने यहाँ तक देखा था। तो इसमें मैंने आपको समझाया था, देखो यहाँ से हमें देखने से साफ पता लग रहा है कि हमारा जो डिप्रेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर कम हो जाता है। देखो ये ग्राफ में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा बनाया है, मतलब एक्चुअली तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा, इसके नीचे नीचे अगर हम लेंगे तो प्रॉपर्ली आप देखोगे इस तरीके की लाइन आएगी, और फिर यहाँ से जब इसको मैच करेंगे तो ये जो लाइन है ये जो मेरी लाइन है एक्चुअली में ये यहाँ कहीं आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस काफी अच्छा खासा होता है। देखो कहने का मतलब ये है, मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि वाटर का फिजिक्स जो फेज डायग्राम है, वाटर के फेज डायग्राम से हमने देखा कि अगर प्योर सॉल्वेंट का बनाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में फिर मैं प्योर सॉल्यूशन का बनाती हूं, मतलब जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। हाँ गेट का मटेरियल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, गेट आप ले लेते हो तो उसमें नेट की तैयारी भी हो जाती है। हाँ नेट अगर आप लेते हो तो नेट में क्या होता है कि फिर गेट के टाइप के क्वेश्चंस उसमें नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि एमएसक्यू और आपके इंटीजर ये जो एनईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ओके। अब इसके बारे में आप कोई बात नहीं, चलिए तो देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने पे एक्चुअली देखो क्या क्या चेंजेस हुए। तो मैंने देखा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने सबसे पहले तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ गया, ठीक है, वेपर प्रेशर सॉरी कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने से हमने देखा क्योंकि ग्राफ नीचे चला गया, तो देखो आप देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि आपका बढ़ जाएगा, इसको हमने नाम दिया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी इसको भी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नाम दे दिया, क्योंकि कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस में ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जितना कितना डिक्रीज होगा तो वो डिपेंड करेगा आपने कितना नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं देखो ये बोल सकती हूँ कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने पे आपके जो आपका मतलब रहता है कंटेंट सॉल्यूशन रहता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वो ग्राफ ही हमें सब कुछ सिखाएगा। देखो तो हमने देखा ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाता है, और कितना डिक्रीज होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है, तो उसको हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे दिया रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में आता है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको हम बोलते हैं। डेल्टा टी भी इसको हमने नाम दे दिया एक दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पर बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और देखो और हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा टी। अच्छा और देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक बार फेज डायग्राम देखिए ना, वहीं से चीजें समझ में आएंगी। अच्छा एक चीज मुझे बताओ यहाँ पर, एक चीज देखो सब क्लियर देखो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं देखो फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक बेसिकली होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट के इधर अगर हम चलेगा तो वो चीज आइस बन जाती है, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के और ऊपर चलेगा तो वो चीज वेपर में कन्वर्ट मतलब गैस बन जाएगी, अपनी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँ, प्योर सॉल्वेंट की बात करूँ, तो इतने टेंपरेचर से लेकर कितने टेंपरेचर तक मैं कह सकती हूँ मेरे पास H2O लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये लिक्विड की रेंज होगी। यानी अगर आपने टेंपरेचर इसके इधर आप ले आए, इस रीजन में चले गए, इससे टेंपरेचर आपने कम कर दिया, तो इस रीजन में हम कहेंगे अब H2O क्या बन जाएगा, H2O सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, और इधर चलेगा तो हम कहेंगे उसका H2O वेपर बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया तो हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो गया। इसका मतलब क्या है, पहले जो लिक्विड 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा टेंपरेचर रेंज तक एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 शिफ्ट हो गया, समझो किसी
मतलब बेसिकली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने पे एक और चेंज आता है, और वो चेंज क्या है? लिक्विड रेंज इंक्रीजेस। कोई ऐसे पूछ ले अगर कि लिक्विड की रेंज इंक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपका एक तरीके से पहले टीएफ नॉट से लेकर टीबी नॉट तक लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा था, बट अब आपका लिक्विड टीएफ थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया और टीबी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, यानी अब आपका लिक्विड यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट करे। तो ओवरऑल जो आपकी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन के लिए, और ये प्योर आपके सॉल्वेंट के लिए था। बात समझ में आ रही है? तो सॉल्यूशन ज्यादा टेंपरेचर रेंज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम इससे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट से समझ सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, पानी बॉईल करो, आप पानी छोड़ो, आप चाय बनाओ, सिंपल चाय बनाओ। जब आप चाय बनाते हो ना, देखो कभी करके देखना, बॉईल हो रही है वो, उसमें उस टाइम पे चीनी डाल दो आप। जैसे आप उसमें मान लो उस टाइम पे चीनी डालोगे तो आप देखोगे वो एकदम से सॉल्यूशन जो है वो नीचे चला जाएगा, मतलब एकदम से आपकी चाय जो उबल रही थी, बॉईल कर रही थी, वो नीचे चली जाएगी। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि आपने उसमें डाल दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले वो उसका टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट तक आ चुका था, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया था और वो बॉईल हो रही थी। जैसे आपने उसमें चीनी डाल दी, चीनी एक्ट करेगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब अब 100 पे वो बॉईल नहीं होगी तो एक बार तो नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन। फिर दोबारा हीट अप होकर अब जब सॉल्यूशन 101 102 पहुंचेगा, मतलब अब जो उसका नया बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर वो बॉईल होने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और देखो जैसे जो बहुत ज्यादा ठंडे शहर होते हैं, ठंडे मतलब देश होते हैं, कनाडा वनाडा टाइप, किसी का कोई रिश्तेदार हो कनाडा में, तो पूछना वहां पर क्या होता है कि आप मतलब जब वहां पर स्नोफॉल होती है तो घर के बाहर इतनी स्नो जम जाती है कि वहां निकलने का रास्ता नहीं बचता। तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर एक सॉल्यूशन मतलब पाउडर होता है बेसिकली, उसको स्प्रिंकल किया जाता है बर्फ पे, और जहां जहां उसको स्प्रिंकल करते हैं वहां से बर्फ हमारी पिघलने लग जाती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है बेसिकली एक तरीके से समझ लो सॉल्ट हम डाल रहे हैं आइस पे। अगर आप सॉल्ट डालोगे या कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालोगे तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करके उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और शिफ्ट कर दिया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज थी अभी, पर जैसे आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फिर वो पानी कितना एग्जिस्ट करेगी? अगर आसपास का टेंपरेचर 0 मेंटेन है, मान लो 0 है, उसके आसपास है, तो आपने फ्रीजिंग पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, आसपास का टेंपरेचर फ्रीजिंग पॉइंट से अब ज्यादा है, तो वो जो आइस है वो पिघल जाएगी, वो अब लिक्विड में एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो हम इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात रही प्रैक्टिकल चीजों की। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ से कहा कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने पे आपकी लिक्विड की रेंज यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिख जाती है। ठीक है, लिक्विड की रेंज बढ़ती है। अब एक चीज समझना, या ग्राफ से ही देख सकते हो, एक चीज समझना, ग्राफ से ही देख सकते हो आप। यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा ठीक से बनाया नहीं, बट जब आप बुक्स में प्रॉपर्ली देखोगे तो एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना आपका बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन उससे डबल से भी ज्यादा होता है। यहाँ तो ग्राफ थोड़ा ठीक से मतलब अगर हम प्रॉपर्ली मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे तो हमें कहती है ये लाइन थोड़ी सी और ऐसे आनी चाहिए थी। तो ये आप देखते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है ये और ज्यादा होता है, मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपकी डेल्टा टीवी से बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत मतलब ट्वाइस होती है, डबल से भी ज्यादा होती है। इसको अभी आगे हम देख भी लेंगे जब इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप देख लो डेल्टा टीएफ जो है वो डेल्टा टीवी से काफी ज्यादा निकल कर आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेम सब्सटेंस डाला है, मतलब आपने सपोज करो 2 मोल डाले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 2 मोल डाले, ठीक है, तो 2 मोल डालने पर क्या होगा? वो जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है वो क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट पर अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो फ्रीजिंग पॉइंट को सपोज करो वो -2 से भी आगे ले जाएगा, मतलब डबल से भी ज्यादा का चेंज होता है। ठीक है, हाँ बहुत सारे एग्जांपल है, कुल्फी का एग्जांपल ले लो, आइस को देखो लैब में यूज करते हैं, हम आइस यूज करते हैं, नॉर्मल आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी एग्जिस्ट करती है, हम उसमें अगर नमक डाल देंगे तो वो आइस मतलब उस टाइम पे फिर पिघल जाएगी। मतलब हम यहाँ पर वो वाला एग्जांपल भी लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, तो इस पे तो हम बातें करते रहेंगे, उसको कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें समझा दी जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि एक्चुअली में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो तो ये चीज समझ में आगे मैथमेटिकली भी हम समझ लेंगे। तो अब 1 बाय 1 हम सारी अपनी ये जो दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है पहले इनको देख लेते हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से हमें इनको काम करना होता है, इसमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, इनकी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बहुत सिंपल है चीजें, आज से पहले आपने पढ़ी है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मान लेते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, स्टार्टिंग में प्योर सॉल्वेंट जो था यानी कि प्योर वाटर, जब तक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था तो वो हमने ले लिया टीबी नॉट, और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद कितना बन गया टीबी, और ये टीबी नॉट से ज्यादा है। ठीक है, टीबी नॉट से ज्यादा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको मैं डेल्टा टीबी का नाम दे सकती हूं, और क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगी कितना सॉल्यूट इसमें डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी हमारी अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड पे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने कितना ऐड किया इस पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए हम यहाँ से जब इसको डिराइव करते हैं तो प्रॉपर डेरिवेशन होता है इसका, केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से इनको डिराइव किया जाता है। सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फिजिकल पॉइंट इनके प्रॉपर डेरिवेशन होते हैं, बट डेरिवेशन हमें नहीं करने, हमारे काम के नहीं होते। ठीक है, हम इनके रिजल्ट्स पे चलते हैं और उनको अप्लाई करना सीखते हैं। तो डेल्टा टीबी को मैं कह सकती हूं दैट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ हम उसको बताने के लिए कौन सी कंसंट्रेशन का हेल्प लेते हैं? तो यहाँ हम हेल्प लेते हैं मोलालिटी, छोटी मां। ठीक है, छोटी मां हमारी मोलालिटी मतलब मोल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं केबी। अब ये केबी कौन सा कांस्टेंट होता है? देखो इस केबी को देखो, ये केबी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट होता है ना सबसे पहले तो याद रखना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पर भी आप कोई भी कांस्टेंट आप डिफाइन कर लो तो कांस्टेंट डिफाइन करने का तरीका क्या होता है कि आप उसके साथ की चीजों को वन रखते हो। जैसे केबी को डिफाइन करना है तो यहाँ इसके साथ में जो भी चीज है उसको वन मान लो। तो अगर मैं मान लूं कि मेरा सॉल्यूशन 1 मोल है फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर हम ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसकी मोलालिटी 1 है, 1 मोलर सॉल्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सबने देख लिया। ठीक है, जो लास्ट ईयर ओटीआर आईडी बनाई थी फॉर जीएसआई, अब की बार सेम यूज होगी अलग। वैसे तो देखो यूपीएससी के पोर्टल पे बेटा क्या होता है कि अगर आपने एक बार अपनी आईडी क्रिएट कर लिया तो फिर उसी से आप बार-बार लॉगिन करते हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जो आपकी अगर आपको याद है क्या आपकी आईडी की पासवर्ड वगैरह सब उसका है तो आप उसी से लॉगिन कर लेना। बेसिकली वो आईडी आपको लॉगिन के लिए चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आपका फॉर्म खुल जाएगा तो फॉर्म आप भर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करके देख लो इस चीज में। तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप भर के देख लो, आपका अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है सब कुछ तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम पासवर्ड भूल गए हैं या आईडी हमें याद नहीं है या एक्टिव नहीं है तो फिर हम नहीं बना लेते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बनी हुई है तो आपको नहीं बनानी पड़ेगी या भूल गए हो तो नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटम की बहुत जल्द पढ़ाई जाएगी बेटा, क्वांटम का भी नंबर आएगा। उससे पहले क्वांटम पढ़ने से पहले मैं सबको बोलूंगी क्वांटम जब स्टार्ट होने वाली होगी तो क्वांटम से पहले सब लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार जरूर पढ़ लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको आपकी फाउंडेशन वाली बैचेस में मिला हुआ है रिकॉर्डेड में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना क्वांटम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नहीं तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी वैसे भी फाउंडेशन वाली जो सीरीज में ले रही हूं उसमें पढ़ाऊंगी, अभी उसमें मूल कांसेप्ट शुरू कर रही हूं, उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बेसिक वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वांटम, तो क्वांटम हम पहले इतनी करेंगे कि हमें बेसिक क्वांटम करेंगे, उसके बाद फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, फिजिकल स्पेक्ट्रम, उसके बाद हम करेंगे नेट गेट स्पेशल क्वांटम। ठीक है, तो अभी तो आएगा उसका भी नंबर आएगा, टाइम है क्वांटम में। कंसंट्रेशन टर्म्स का मैं असाइनमेंट डलवा दूं। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स का मैं असाइनमेंट डलवा दूं, डोंट वरी। चलो यहाँ देखो 1 मोलर सॉल्यूशन को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं एक असाइनमेंट डलवा दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना, उससे आपके थोड़े से कांसेप्ट और क्लियर होंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर आप
डायरेक्टली लूंगी इस बार, ठीक है। तो मतलब अभी फिक्स नहीं हो सकता है, क्वांटम अपडेशन भी पढ़ाएं, अगर देख लेंगे वो तो, ठीक है। बेटा स्टडी मटेरियल के लिए आपको वही टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, बाकी मैं बोल दूंगी एक बार, आप मैसेज डाल दीजिए, उन्हें फॉलो कर दीजिए, ठीक है। अब मैं तुम एक का रिप्लाई करती हूं तो शुरू हो जाते हो, चलो अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, अभी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट आपका यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपको रिकॉर्डेड में दिया हुआ है, जो खजाना बैच है उसमें आप जाकर देख सकते हो, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेसिक्स के फाउंडेशन सीरीज में, ठीक है। आपकी बेसिक रिडॉक्स हो गया, मूल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे तो आप पहले देख लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सारी बहुत देखो बेसिक सारी जितना मटेरियल सारा देंगे आपको, मटेरियल सारा मिल रहा है आपको, बस आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम निकाल के उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक आप अपने एक बार अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको एडवांस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम लाइव एग्जांपल है इस चीज का, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, सबसे आप सुन लेना, सबके बेसिक्स बहुत अच्छे होंगे, तभी वो एडवांस फिर इसलिए क्या होता है कि हमें कोई भी नया टॉपिक जो आज तक हमने नहीं पढ़ा होता, हाँ रिलेटेड टू केमिस्ट्री और वो देते तो भी हम उसको कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पकड़ अच्छी है, बेसिक फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग है, तो फाउंडेशन जब स्ट्रांग होता है तो आगे आप कुछ भी कर लेते हैं, मेरा ये मानना है, ठीक है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अब एक बार कोई बच्चा बता दो असाइनमेंट कहाँ मिलते हैं, असाइनमेंट कहाँ मिलते हैं। मूल कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा ही रही हूं, अभी मैं आज मेरी 5 बजे क्लास है YouTube पे फाउंडेशन सीरीज जो हमारी चल रही है, तो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मूल कॉन्सेप्ट आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट उसमें लिमिटिंग रिएक्शन ये सब पढ़ाऊंगी मैं, स्टिशियोमेट्री वगैरह जो ये सब चीजें होती है। चलो यहां देखो, अब भाई सारा टाइम ऐसे निकल जाता है, इधर देखो केबी, केबी क्या होता है हमारा, केबी अगर मैं बात करते हैं केबी कोई भी कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, उसके साथ ही मैंने कहा चीज को क्या रख दो, आगे आप 1 मोलर रख देते हैं, तो अगर मैंने यहां पे बोला फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट, यही होता है। 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल हमने सॉल्यूट डाला तो उसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, केबी हमारा कितना हो गया, केबी हमारा हो गया, तो इस तरीके से अगर मैं m को 1 रख दूंगी तो मैंने कहा केबी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा केबी। तो बेसिकली इस केबी को इसको बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई 1 मोल सॉल्यूशन ले लिया, 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया जिसकी मोलारिटी कितनी है 1 है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का जितना भी एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वही उसका केबी होगा, ठीक है, वही उसका केबी होगा। बात समझ में आ रही है? तो केबी इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लो जैसे मैंने कोई भी एक चीज ले ली, पहले तो एक चीज समझो, ये जो केबी होता है ना, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक और भी नाम होता है, इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कई बार ये नाम दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें दे दिया, तो इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, खास बात याद रखना, केबी जो है, केबी डिपेंड्स या केबी हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ, या केबी डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक चीज याद रखना, पहली बात तो ये जो केबी हमने डिफाइन किया है, ये सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसको देखो, मेरी जो लाइन में बोल रही हूं इसको ध्यान देना, कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा वो तो डिपेंड करता है कि कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल रहे हो। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है वो किसके आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज किसके आ रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के आ रहा है, याद रखना। सॉल्यूट तो बॉइल होता ही नहीं। देखो एग्जांपल लो, चाय का एग्जांपल लेते हैं फिर से भाई, तुमने इसमें चाय में तुम चाय बना रहे हो, यहाँ पर ये तुमने यहाँ पर स्टोव लगा दिया, ठीक है, मेरी ड्राइंग में मत जाना, ड्राइंग मेरी काफी अच्छी है, यहाँ तक बना, ठीक है, ठीक है। ये तुमने यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर क्या है हमारे इसके अंदर पानी है, ठीक है, मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी, ठीक है, अपनी टी डाल दी, सब कुछ डाल दिया मैंने, मिल्क डाल दी, सब कुछ डाल दिया, मेरे को छोड़ दो वरना मिल्क कंफ्यूज करेगा, मान लो हम ब्लैक टी बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें हमने क्या किया, वाटर शुगर ये सब डाला। अब एक चीज समझना, तुमने इसमें जैसे ये शुगर डाली या टी डाली, दोनों ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम करेंगे। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह वो काम करेंगे तो कहने का मतलब वाटर बॉइलिंग पॉइंट हमारा चेंज होगा। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पे जो बॉईल हो रही है ना वो चीज, बॉईल तो सिर्फ वाटर ही हो रहा है, वाटर की ही बॉइलिंग चल रही है, इनकी बॉइलिंग नहीं चल रही है। ये सिर्फ उसकी बॉइलिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, यानी ये आकर क्या कर रहे हैं, जितना ये डालोगे उतना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाएगा। ये खुद बॉइल नहीं होती, याद रखना। इसका मतलब ये जो डेल्टा टीवी की हम बात कर रहे हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, किसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है, तो दिस इज फॉर सॉल्वेंट ओनली। सॉल्वेंट के एलिवेशन, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, और वो कितना आता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। ये कहानी होती है यहाँ पर सारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा जो केबी है ना, केबी जो आप टर्म यूज कर रहे हो, ये कांस्टेंट, ये आपका सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। हर सॉल्वेंट के लिए केबी फिक्स होता है पर्टिकुलर टेंपरेचर के लिए। जैसे जनरली अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए ये जो केबी है, ये केबी हमारा फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर, ये इसके लिए फिक्स वैल्यू होती है पर्टिकुलर जो हम नॉर्मल टेंपरेचर जिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब अगर मेरा 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, 0.52। इसका मतलब अगर 1 मोलर आपने कोई सॉल्यूशन, 1 मोलर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने पे मोलारिटी बन गई उसकी 1 मोलर, तो आपका जो सॉल्यूशन पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, अब कितने पे बॉईल होगा, 100.52 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल। समझ में आ रही है? तो केबी के बारे में मैंने बता दिया कि केबी क्या है, केबी एक सॉल्वेंट डिपेंडेंट टर्म है। अच्छा इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं, यहीं पर यूनिट भी निकाल लो, यूनिट ऑफ केबी। तो केबी की यूनिट क्या होगी, तो देखो केबी की यूनिट डिपेंड करेगी किस पे, डेल्टा टीवी बाय एम की यूनिट। यूनिट ऑफ केबी विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ डेल्टा टीवी बाय एम। अब डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी इज चेंज, चेंज इन टेंपरेचर, तो वो तो केल्विन हो गया। अब चेंज देखना तुम्हें डिग्री सेल्सियस में भी दे सकता है, केल्विन में भी दे सकता है, दोनों बराबर ही होते हैं। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको, यस नहीं कि चेंज चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, उसका कोई फर्क नहीं होता, वो बराबर ही होता है। डिवाइड बाय मोलारिटी। अब मोलारिटी की क्या यूनिट होती है, तो मोल पर केजी। तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो यूनिट आ जाएगी आपकी केल्विन, किलोग्राम चला जाएगा ऊपर, और पर केल्विन किलोग्राम पर, दिस इज द यूनिट फॉर केबी। तो वाटर के लिए मैंने वही बताया, वाटर के लिए केबी क्या होता है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बाकी किसी भी सॉल्वेंट के लिए हम ये निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो केबी कैलकुलेट करना मैं सिखाती हूं यहाँ पर। सबसे पहले इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डेल्टा टीवी का फार्मूला, इसका मतलब क्या बन गया, केबी इनटू एन। अब ये मोलारिटी को तो सब निकाल ही लोगे, मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मोलारिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं मोलारिटी। ये तो आता है सभी को, अरे बोलो ये तो यस नो कुछ आता है सभी को, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो मैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में 1000, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेल्टा टीवी जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी निकलवा सकता है, ठीक है। एक चीज होगी बाकी निकालनी होगी, हो सकता है आपसे ये मोलर मास पूछ ले, ये पूछ ले, कुछ जो भी पूछा होगा निकाल कर लेंगे, बोलो। तो एक तो हमारा फार्मूला हो गया ये। अच्छा एक और देखो, एक हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम बात करते हैं केबी, हाउ टू कैलकुलेट दिस केबी फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो ये जो केबी होता है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि मैंने कहा ये क्या है, एक सॉल्वेंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। इस केबी का एक फार्मूला होता है, ये भी याद रखना, mRTV0² डिवाइडेड बाय डेल्टा H फ्यूज वेपराइजेशन इनटू 1000, ठीक है। ये फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी सॉल्वेंट का केबी जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे वाटर के लिए निकाल के देखते हैं हम, कितना आता है वाटर के लिए केबी।
इसमें जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको समझो जरा, कौन सी टर्म्स होती हैं। देखो m तो हमारे यहाँ पर क्या है, मोलर मास। किसका मोलर मास? n इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो, बेंजीन ले रहे हो तो उस तरह देंगे, वाटर ले रहे हो तो उस तरह देंगे। r हमारा यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, r 8.314 जूल वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। tb नॉट आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, किसका? सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि अगर वाटर है तो उस केस में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हम 373 रखते हैं, केल्विन में रखना होता है, ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन सबको पता ही चल रहा है, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन, मूलर वेपराइजेशन, डेल्टा एच मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक मोल के, दिस इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी एनर्जी लगती है एक मोल को वेपराइज कराने में, और 1000 का फैक्टर बस यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। तो अब चलो एक बार निकाल के देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो वाटर के लिए निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। मान लो हम वाटर के लिए इसको कैलकुलेट करके देखिए, मैं आपको वाटर का डेल्टा एच फ्यूजन दे रही हूं, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रही हूं, उसके लिए केवी निकालो। देखो क्या यही आता है, कैलकुलेट केवी फॉर वाटर। इसमें हमने डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको दे दिया कितना, 540 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको दे दिया। टीवी नॉट की वैल्यू बताई होती है सबको 373 केल्विन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसके लिए केवी निकालना है। चलो तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें केवी निकालना है। केवी का फार्मूला क्या है, mr टीवी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू 1000, यही होता है, ठीक है। तो देखो मोलर मास वाटर का क्या रखेंगे, 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। मोलर मास कितना रखेंगे वाटर का हमारा, 18 ग्राम पर मोल वाला 18। देखो ये ग्राम्स में, इसीलिए ये 1000 का फैक्टर आया बेसिकली। आर हम कौन सा रखेंगे, 8.314। अब देखो 8.314 अगर आप आर रखते हो तो आता है जूल में, जूल पर केल्विन पर मोल। तो क्योंकि आपको जो एनर्जी दी है डेल्टा एच वेपराइजेशन वो कैलोरी में दी है, तो क्यों ना हम आर की कैलोरी वाला रख लें। आर होता है हमारा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक आर आपने ये भी पढ़ा होगा कैलोरी वाला, जो कि होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, पढ़ा है यूनिट्स वाले सेशन में मैंने कराया बताया होगा। 8.314 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे 4.1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। तो जब चीजें कैलोरी में दी हो तो आर तो कैलोरी में रख देना, फटाफट से हमारी कैलकुलेशन के आसान हो जाए। टीवी नॉट यानी कि 373 का स्क्वायर लेंगे, एक्जेक्टली तो 373.15 होता है, बट कोई नहीं चल जाएगा ये, इसको रख देंगे 540, ठीक है, इनटू 1000। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ये सही किया या कुछ इसमें और रिक्वायरमेंट की गलत जरूरत है। डेल्टा एच वेपराइजेशन होता है एक मोल वाटर को लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है। डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब है कि अगर आप H2 लिक्विड को H2 वेपर बना रहे हैं एक मोल को, तो वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाती है। यहाँ पर आपको जो दी हुई है, देखो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर जो मोलर हीट वेपराइजेशन की दी हुई है वो दी हुई है 540 कैलोरी पर ग्राम, वो 1 ग्राम की दी हुई है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में हमें यहाँ पर क्या रखनी होती है, मोलर रखनी होती है, यानी एक मोल के लिए। तो अगर 1 ग्राम की 540 है तो मुझे एक बात बताओ, एक मोल की कितनी होगी। अगर वाटर के लिए 1 ग्राम की हीट है वेपराइजेशन की 540 कैलोरी, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, मैंने पूछा। 1 मोल का मतलब है 18 ग्राम, क्योंकि वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा 18 ग्राम, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 540, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये आपका यानी हमें यहाँ पर 540 मल्टीप्लाई बाय 18 रखना था। 3 18 से 18 कैंसिल हो जाता है, कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाती है। आप यहाँ से निकाल के देखो, आंसर अप्रॉक्सिमेटली 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, जो मैंने आपको वाटर का केवी बताया था पीछे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कराने का मोटिव यही समझाना था आपको कि यहाँ जो डेल्टा एच मोलर वेपराइजेशन रखी जाती है वो मोलर वेपराइजेशन, ठीक है, वो एक मोल के लिए। कभी आपको किसी और क्वांटिटी के लिए दे दे तो उसको पहले 1 मोल के लिए निकाल देंगे, कर लेंगे, बोलो कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एलिवेशन की कहानी सारी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सेम यही इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सेम यही कहानी होती है हमारी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें देखो भैया कि मान लेते हैं अगर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का हमने ले लिया, कितना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया TF नॉट, और फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया हमने सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स है, तो वो मैंने लिया TF, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में हमें पता है क्या आता है डिप्रेशन, कितना डिप्रेशन आया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन वाला भी सेशन जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम, वरना तो आपको यूट्यूब पे आप डालोगे तो यूट्यूब पे वेट करके मैकेनिक पे मिल जाएगा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। चलो जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया डेल्टा टीएफ। अब ये जो डेल्टा टीएफ देखो क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिखा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। हम बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अगर मैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल करूंगी तो मुझे पता है नेगेटिव आएगा, तो ये तो कम हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। हां तो डेल्टा टीएफ की भी वही कहानी है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो डिपेंड करेगी मोलालिटी पे, और इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया दैट इज केएफ। केएफ जैसे हमने मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन किया था उसी तरीके से आप यहां पर डिप्रेशन कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हो। क्या होता है देखो, इसको केएफ को बोलते हैं, केएफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसको केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसका एक और नाम होता है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है। और इसके लिए वही चीज है कि केएफ जो है हमारी वो एक सॉल्वेंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने केवी पढ़ा था सेम ऐसी केएफ है, इट इज आल्सो सॉल्वेंट एंड टेंपरेचर डिपेंडेंट, ठीक है। इसकी भी यूनिट सेम आएगी, यूनिट ऑफ केएफ अगर मैं देखूंगी तो केएफ की यूनिट भी वही आएगी केल्विन किलोग्राम पर। और अगर वाटर के लिए इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू आती है केएफ की 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखो यही समझा रही थी मैं आपको, यही मैं आपको पीछे समझा रही थी कि वाटर के लिए केएफ आ रहा है हमारा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका मतलब है अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन लोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन आएगा। देखो पीछे मैंने आपको बताया कि वाटर के लिए केवी की वैल्यू है 0.52 और केएफ की वैल्यू है 1.86। तो यहाँ से देखो साफ पता चल रहा है कि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट के डबल से भी ज्यादा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड दिस इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो मैंने आपको पीछे ग्राफ में भी दिखाया था कि डेल्टा टीएफ हमेशा ही डेल्टा टीवी से ज्यादा होगा। अगर हम सेम अमाउंट के लिए बात करें, दोनों में मतलब हमने सेम पर्टिकुलर अमाउंट डाला सॉल्वेंट सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा जितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज उससे डबल से भी ज्यादा आएगा। क्लियर है सभी को। तो जैसे हमने पीछे किया है वाटर के लिए केवी निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर वाटर के लिए केएफ निकाल दो, कैलकुलेट केएफ फॉर वाटर। इसके लिए हमें फार्मूला क्या होगा केएफ का, देखो केएफ का फार्मूला क्या होगा, जैसे जो हमारा फार्मूला केवी का था वही सेम हम केएफ के लिए लिख सकते हैं। बस इसमें क्या करना होगा, mr tf नॉट का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा hm आ जाएगी फ्यूजन की केस में, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 1000 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखो 1000 इसलिए स्टार्टिंग में इंक्लूड कर लिया है क्योंकि आदत है हमें मास को ग्राम में रखने की, मोलर मास से हम फटाक से मोलर मास ग्राम में रख देंगे, पर क्योंकि हमें उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आना वो चाहिए किलोग्राम में, इसलिए इसको 1000 से यहाँ पर पहले डिवाइड कर लिया गया ताकि अगर आप ग्राम में रखोगे तो ऑलरेडी मतलब अपने आप कन्वर्ट हो जाए इसमें किलोग्राम में, ठीक है। तो 1000 का फैक्टर इस मास की वजह से है, क्योंकि मास को हमें किसमें रखना, मतलब आदत होती है हमें ग्राम्स में दिया तो ग्राम्स में हम रखते थे, बट यहाँ पर केजी में रखना हो, तभी तो SI यूनिट बनी, ठीक है। तो डेल्टा एच निकालो, डेल्टा एच फ्यूजन की हमें दी हुई है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो बताओ वाटर का केएफ बताइए, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, तो इसके लिए इसका डेल्टा एच फ्यूजन हम बता सकते हैं।
प्रॉपर्टी का मैं असाइनमेंट डलवा दूंगी। ओके ओके ठीक है, आ जाएगी वॉइस। तो कुछ नहीं, मैंने ये बताया कि सारी जो भी आपने वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट की थी उस तरीके से इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच फ्यूजन हमें यहाँ पर क्या पर ग्राम दिया हुआ था, तो इसमें मैंने यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी सारी चीजें वही है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पहले आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में डलवा दूंगी, वो असाइनमेंट अब कर लेंगे सभी। कंसंट्रेशन टर्म्स का भी डलवा दूंगी और इस पे भी डलवा दूंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको देखते हैं। देखो अब ये थोड़ी अलग है इनसे। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनसे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है इसमें चीज। देखो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझिए जरा इसको, बता दीजिए। टेलीग्राम पर कांटेक्ट कैसे होगा? टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, टेलीग्राम पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, केमिस्ट्री बाय पाइल मैम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें सबसे पहले एक टर्म समझनी पड़ेगी, ऑस्मोसिस। पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? याद से पहले आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, आज ढंग से समझते हैं इसको, ऑस्मोसिस होता है क्या। देखो देखो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट ले ली जिसमें मैंने कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, देखो समझना इस चीज को। वैसे तो ऑस्मोसिस कोई मुझे बताओ जरा डेफिनेशन लिखो, क्या होती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताइए ठीक है, क्या होती है? सभी कमेंट्स में लिखेंगे अपने अपने जो भी आज तक पढ़ी ऑस्मोसिस। बाकी आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है ऑस्मोसिस की। मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड पर बीच में दो सॉल्यूशन में सेपरेशन किया, बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को अपने आसपास जाने से अलाउ कर देगी, कुछ को रोक लेती है। जैसे हमारे सेल में होता है, हमारे सेल में जो आउटर लेयर होती है वो सेमी परमिएबल होती है ना, मतलब हर किसी चीज को जाने नहीं देती। तो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? यहाँ पर इसका काम है कि इट अलाउज ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को ये इधर से उधर नहीं जाने देती, क्योंकि इसका जो स्पोर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जो छोटा पार्टिकल है वो तो निकल के चला जाएगा, जो बड़ा पार्टिकल है वो निकल कर नहीं जा पाएगा। ठीक है, वॉइस तो अब तो आ रही है। ठीक है, चलो कोई लिख रहा है मूवमेंट ऑफ दिस टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टू हाई। चलो देखते हैं। चलो मैं तुम्हें ऑस्मोसिस की, मुझे बताओ ऑस्मोसिस में से क्या होती है? चलो ऑस्मोसिस इज, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ, बताने में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? एमएसक्यू है ये। ठीक है, बताइए ऑस्मोसिस इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रही है? ठीक है, सब लोग बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देख लो जरा अच्छे से सारी चीजें। ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट है? सॉल्यूट पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो, या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का हाई से लो, या लो से हाई, या उसकी हाई से लो, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर दी। तो देखो इसमें सोचते रहना। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, फिर आप सारी इनका आंसर यहाँ पर कर पाओ। ठीक है, देखो एसपीएम मैंने कहा, एसपीएम क्या करती है? कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है, कुछ को नहीं। किसको अलाउ करेगी? छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करेगी। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक साइड मैंने अपना भर दिया प्योर सॉल्वेंट और एक साइड मैंने अपना भर दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर मेरा होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन सॉल्वेंट, इन दोनों का मिक्सचर होगा। यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इसका मतलब जो पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर उधर जा सकते हैं वो कौन से दो पार्टिकल हुए? सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, इनमें से कोई जाएगा। तो पहले तो मुझे बताओ सॉलिड और सॉल्वेंट में से फ्लो किसका होगा? सबसे पहला तो यही डाउट है हमें कि सॉलिड और सॉल्वेंट में से फ्लो किसका होगा। तो देखो जिसका साइज छोटा होगा वो फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। अब साइज की बात करें तो देखो सॉल्वेंट हमारा जनरली हम लेंगे पानी हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरीके के हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आती है सॉल्यूट की, सॉल्यूट क्या होगा? जैसे कि शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, और सारे के सारे देखो हेवी मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर C12H22 O11। ठीक है, यूरिया NH2CO NH2, मतलब पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा, जबकि वाटर छोटा साइज पार्टिकल होगा सॉल्वेंट का। तो यानी कि साइज के बेसिस पे हम कहेंगे हमेशा फ्लो किसका होगा? सॉल्वेंट का। यानी कि एसपीएम किसको अलाउ करेगी? इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू एसपीएम। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स फ्लो करेंगे? ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट के। इसका मतलब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में ये ए और ई तो काट दो, सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, सॉल्वेंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब बात आती है कहां से कहां फ्लो करेगी। तो देखो हम ये पढ़ते आए हैं, इससे पहले फ्यूजन में भी हमने पढ़ा था कि भाई हर चीज अपनी ज्यादा से अपनी कम की तरफ जाती है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूं तो सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है और सॉल्वेंट यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी आ गया। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन इसकी बिल्कुल प्योर वन बन जाएगी एक तरीके से। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें यहाँ उसकी मोल फ्रैक्शन 1 से कुछ कम है, तो हम कहेंगे कि फ्लो कहां से कहां होगा? तो
अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखूं तो ये वाली साइड मेरे लिए लो कंसंट्रेशन कही जाएगी, और जबकि ये वाली साइड हमें हाई कंसंट्रेशन हम इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ पर याद रखना, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूट की टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाती है, ना कि सॉल्वेंट की टर्म्स में, ठीक है। सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, लेकिन एज अ होल कंसंट्रेशन अगर बात करें तो ये वाली साइड बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन है इसकी, क्योंकि इसमें तो सॉल्यूट है ही नहीं, यहाँ कुछ सॉल्यूट है तो इसकी कंसंट्रेशन इससे हाई होगी। तो एक्चुअल में हमारा सॉल्यूशन अगर पूछेंगे ऑस्मोसिस में, एक्चुअल में ब्लैक स्क्रीन हो रही है क्या, एक्चुअल में अगर हम यहाँ से पूछेंगे हमारे से, तो कंसंट्रेशन क्या कहेंगे, लो से हाई जा रहे हैं कंसंट्रेशन, देखो फ्लो कहां से कहां हो रहा है, फ्लो आप देख सकते हो सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूट से सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन अब, कोई ना कंफ्यूजन। तो देखो हमेशा कोई भी चीज फ्लो करती है अपनी हाई से लो की तरफ, ठीक है, अपनी हाई से लो की तरफ जाती है, तो सॉल्वेंट अपनी हाई से अपनी लो की तरफ ही जा रहा है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन अगर एज अ होल तुमसे कंसंट्रेशन वर्ड के अकॉर्डिंग पूछा जाए, कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट की लिखी जाती है, ना कि सॉल्यूशन की, ना कि सॉल्वेंट की, ठीक है। कंसंट्रेशन हमेशा किसकी लिखी जाती है, सॉल्यूट की लिखी जाती है। सॉल्यूट यहाँ का बहुत कम है, 0 है, और यहाँ कुछ उससे थोड़ा ज्यादा है, तो इसको लो कंसंट्रेशन वाला रीजन माना जाएगा और इसको हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन माना जाएगा। इसलिए कहा जाएगा ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ solvent particles from high concentration to low, to गलत, हाँ, solvent particles from low concentration to high, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे solvent particles from its high concentration to its low concentration। बात समझ में आ रही है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकती हूं ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो। देखो यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर एक और भी आता है, तो इस मूवमेंट को कैसा मूवमेंट है, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, पहली बात तो स्पॉन्टेनियस फ्लो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो का कहां से कहां, तो हम ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है। इसमें मतलब ये आपको एज इट इज कई बार डेफिनेशन में भी घुमा देता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, एक तरीके से यही तो है थ्रू एसपीएम, ठीक है। सॉल्वेंट की जगह से सॉल्यूशन की जगह पर हम जाते हैं थ्रू एसपीएम, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। तो मतलब हर कोई चीज अपनी ज्यादा से अपनी कम की तरफ से निकलती है, ठीक है। रेजिन का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, किशमिश होती है, पानी में भिगोदोगे, रात को भिगोगे, छोड़ दो, सुबह देखना एकदम क्या बन जाती है, एकदम फूल जाती है, ठीक है। या ग्रेप्स का ड्राई होना, वो क्या है बेसिकली ऑस्मोसिस, पानी का फ्लो है, ठीक है, अपनी ज्यादा से अपनी कम की तरफ, या कह लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑस्मोसिस हो गया, ये सब समझ में आ गया। तो अच्छा देखो, अब अगर ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया तो अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से हमने कंपार्टमेंट लिया, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर एक एसपीएम लगा दी बीच में, और मैंने कहा यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर सॉल्यूशन साइड है, ये सॉल्वेंट साइड है, सॉल्यूशन साइड, और फ्लो हो रहा है हमारा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अच्छा देखो, ये जो फ्लो हो रहा है ये तो खुद ब खुद हो रहा है, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। दिस फ्लो इज ड्यू टू, ये जो फ्लो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है मुझे बताओ, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये बात समझ में आई, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ये फ्लो होगा, क्योंकि बेसिकली फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। जितना कंसंट्रेशन इस साइड पे हाई होगी, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वजह से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तो मैंने बताया नहीं क्या होता है, पहले उसको सुनो। तो मैंने कहा यहाँ ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है बेसिकली ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, अगर इस फ्लो को आप रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन साइड पर एक यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होगा, इधर से फ्लो आ रहा है, इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर की वजह से वो फ्लो रुकेगा, और जितना ज्यादा अगर आपने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि अब ये फ्लो जस्ट यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो उसको फिर हम नाम दे देंगे किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। यानी बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट इसको करते हैं पाई से, तो हम इसके लिख सकते हैं इट इज द प्रेशर अप्लाइड एट, सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन साइड, इट इज द प्रेशर अप्लाइड एट सॉल्यूशन साइड, यहाँ पर लगाते हैं, सो एज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सो एज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी हमारे कंसंट्रेशन डिफरेंस पे। तो यहाँ जो हम कंसंट्रेशन नाम लेते हैं वो लेते हैं बड़ी मां, मोलारिटी, कैपिटल। और क्योंकि ये एक प्रेशर है, और प्रेशर है तो ऑब्वियसली टेंपरेचर पे तो फिर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो सी और टी पे डिपेंड करता है, और इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं CRT। ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की यहाँ से फार्मूला निकल जाता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, तो इट इज हम कह सकते हैं प्रेशर अप्लाई, मिनिमम प्रेशर अप्लाई एट सॉल्यूशन साइड सो एज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, या टू सो एज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, सो एज टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू CRT हम लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन यहाँ पर मैंने क्या लिया, मोलारिटी बड़ी मां, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इस केस में आएगा वॉल्यूम। देखो ये कुछ वही बन गई, PV इक्वल्स टू NRT वाली इक्वेशन बन गई। ये हमारा प्रेशर है, इसको मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से, ये n सॉल्यूट के RT, PV इक्वल्स टू NRT वाली तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। क्लियर हो गया सभी को, ये क्लियर है सभी को, बताइए यस लिखिए फटाफट से। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, सबने सुना होगा, पहले रिवर्स ऑस्मोसिस, वो क्या होता है सर बताइए, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर एक टर्म हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है साइड से इस साइड, उसको आपने रोकने के लिए इधर से प्रेशर लगाया, तो मैंने कहा अगर सफिशिएंटली इतना प्रेशर लगाओगे जस्ट ये फ्लो रुक जाए, तो जितना प्रेशर इस फ्लो को रोकने के लिए आपने लगाया वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैंने कहा आपने उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया, अगर आपने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो फ्लो है देखो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा, ऑस्मोसिस से उल्टा काम होने लग जाएगा। यानी अब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, एंड दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, देखो जरा इसको देख लो। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, अगर आपने यहाँ पर सॉल्यूशन साइड पे जो प्रेशर लगाया हुआ था, आपका पहले फ्लो मैंने कहा यहाँ कहाँ से कहाँ हो रहा था, इधर से इधर फ्लो होता था, जिसको रोकने के लिए आपने इधर प्रेशर लगाया, तो अगर आपने ये जो प्रेशर लगाया है P, ये आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर हम लगाएंगे तो फिर हमारा फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाता है, और इसी को बोल दिया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, जो आरओ होता है ना हमारे घरों में हम यूज करते हैं, आरओ क्या है, आरओ की रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसमें बेसिकली प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम चलता है, ठीक है। आरओ इसी के बेस से, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी होता है, मतलब एप्लीकेशन भी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस की, हमारी डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो हम समुद्र का पानी, सी वाटर जो हम उसमें से नमक निकालते हैं, उसमें से अलग करते हैं ना, वो इसी बेसिस पे, इसी टेक्निक के थ्रू किया जाता है। क्या करते हैं देखो यहाँ पर भैया सेटअप
फ्रेश प्योर वाटर, और यहाँ रखते हैं सी वाटर। अब सी वाटर एक तरीके से क्या किसी तरह काम कर रहा है, सी वाटर में आपके बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए हैं, बहुत सारे सॉल्यूट्स यहाँ पर मिले हुए हैं, यानी कि ये एक सॉल्यूशन है हमारा, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें कि पानी तो है प्लस साथ में उसके सॉल्ट भी है। सॉल्ट यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा नेचुरली ऑस्मोसिस अगर इनको साथ में रखेंगे तो इधर होना चाहिए, पर सी वाटर इस साइड पे हम इतना प्रेशर अप्लाई कर देते हैं जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है। हाँ तो समझ रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से इधर फ्लो होता रहेगा, और फ्लो सिर्फ पानी का होगा क्योंकि पानी सॉल्वेंट है, तो पानी धीरे धीरे सारा सी वाटर का सारा पानी इधर जाता जाएगा, और एक साइड पे एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा सॉल्ट रह जाएगा, पानी इधर चला जाएगा। तो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? चलो क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन करो जरा। मान लो मैंने यहाँ पर लिया 0.1 मोलर FeCl3 सॉल्यूशन, और यहाँ लिया 0.01 मोलर K4 FeCN6, K4 FeCN6, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ले लिया मैंने, K4 FeCN6 सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। K4 FeCN6 चैप्टर एंड, अभी कहाँ से एंड, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है रुको। तो इसमें वो कहता है कि जब भी FeCl3 इस K4 FeCN6 के साथ मिलता है तो यहाँ पर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, रशियन ब्लू जिसे हम बोलते हैं, रशियन ब्लू कलर टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो अब वो ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कि अगर इसको कंपार्टमेंट को छोड़ दिया जाएगा तो वो जो ब्लू कलर है वो कहाँ अपीयर होगा, मतलब क्या हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। ब्लू कलर फटाफट से देखो, इसको बताओ, विल अपीयर इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट ले लेते हैं इसको कंपार्टमेंट, और इसको ले लेते हैं सेकंड कंपार्टमेंट, ठीक है। ब्लू कलर विल अपीयर इन सेकंड कंपार्टमेंट, ब्लू कलर विल अपीयर इन बोथ कंपार्टमेंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर फोर्थ है नो ब्लू कलर विल अपीयर। सोचो जरा, नो ब्लू कलर विल अपीयर, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ के फिर आंसर दीजिए फटाफट से, एबीसीडी में आंसर दीजिए इसको। जी एबीसीडी फटाफट से आंसर दो, फर्स्ट कंपार्टमेंट, चलो सोचो और बताओ। फर्स्ट, अच्छा हाँ, सबने दिमाग लगाया बहुत अच्छे से कि मैम ने बताया है कि सॉल्वेंट का फ्लो होता है, पर पहली लाइन भूल गए सबके सब कि भाई मैम ने बताया था सॉल्वेंट का फ्लो होता है। अरे गधो सुन लो, कंसंट्रेशन तो तुम्हें दिख गई नहीं यहाँ पे कि भाई जीरो लो कंसंट्रेशन से हाई, सबने ये किया लो से हाई, लो से हाई, और कर दिया रिएक्ट करा के कलर बना दिया। अरे ये और ये मुझे एक बात बताओ, फ्लो भी करेंगे? एक बात बताओ, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक किसी का आया शायद बीच में, क्या ये दोनों रिएक्ट कभी कर भी पाएंगे? क्या FeCl3 और K4 FeCN6 इस HPM से इधर उधर जा पाएंगे? कभी भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्यूट है, ये दोनों के दोनों तो सॉल्यूट है, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन मतलब क्या, इनको किसी चीज में घोल के बनाया होगा, और वो किसमें पानी नहीं बनाते हम, तो यहाँ पर सॉल्वेंट तो दोनों के लिए पानी है, पानी तो कितना इधर से उधर फ्लो कराते तो उसके फ्लो करने से थोड़ी ना कलर आएगा, तो इसका आंसर होगा नो ब्लू कलर विल अपीयर। आई बात समझ में? अब चलिए दिमाग थोड़ा सा चला, ध्यान तो दिया करो क्वेश्चन पे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो ट्रिकी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आराम से पूछ सकता है आपसे, ठीक है, जो आपका खासकर जैम में, गेट में, टिफर वगैरह में बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्लियर है सभी को? हाँ, ट्रिकी बहुत क्वेश्चन इस पे, इस चैप्टर को तो जो हल्के पे लेता है हल्के में मत लिया करो, फॉर्मूला बेस में इस पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं, और वो आपके बेसिक नॉलेज पे ही सब कुछ बेसिक से जुड़ा है। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ आपको क्या चेक करना था, इतना ये बेसिक था बिल्कुल कि भाई सॉल्वेंट फ्लो करेगा, क्या सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है? एक्चुअली में FeCl3 और K4 FeCN6 दोनों सॉल्यूट हैं, दीस आर नॉट सॉल्वेंट्स। मैंने पहली लाइन में ऑस्मोसिस बताया था कि सॉल्वेंट विल फ्लो नॉट सॉल्यूट, तो इनको तो फ्लो कराना ही नहीं, जब फ्लो ही नहीं होगा तो कहां से कलर बनेगा? ये मिलेंगे तभी तो कलर बनेगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मिले नहीं तो कलर नहीं बना। चलो अब एक दो थ्योरेटिकल चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को, वो भी देख लो। तीन तरीके के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, कई बार ऐसे टर्म दे देता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इनका मतलब क्या होता है ये देख लो, और हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है देखो, ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, उनको आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, इसका मतलब C1R(T1) C2R(T2) हम कह सकते हैं बराबर। तो सेम ही होगा कर देना, इसका मतलब जिसके लिए भी ये इक्वेशन वैल्यू C1T1 C2, कभी अगर वो कह दे कि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है और फिर उनके लिए कुछ चीजें दे दे, ठीक है, ठीक है, और फिर जो भी पूछे वो निकालना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसी तरीके से देखो, ठीक है। तो इसी में देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पर एक थ्योरेटिकल सी नॉलेज है, कई बार थोड़ा बायो से रिलेटेड काम आ जाती है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो हम फंस ना जाए इसलिए देखो, जो आपका एक सॉल्यूशन होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन, ये बेसिकली इज आइसोटोनिक विद RBC, रेड ब्लड सेल्स का जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसकी भी कंसंट्रेशन ये सेम ही होती है। तो दोनों को याद रखना,
रिलेट करके हम इन दोनों को बोलते हैं दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। किनको हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl और हमारा RBC, ये दोनों क्या होते हैं आपस में आइसोटोनिक होते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा दे देता है कि इट इज आइसोटोनिक विद दिस, तो ये कंसंट्रेशन थोड़ी सी यहां पे याद रखो। ऐसे देखो हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक का मतलब तो हाइपो का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। मोर, ठीक है, ये कम यानी लेस, दिस इज ज्यादा यानी मोर। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहते हैं कम है, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उससे कम है, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। और हाइपर में क्या होता है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे ज्यादा, तो उसे हाइपर बोल देते हैं। अगर कुछ रेफरेंस नहीं है तो हम इनको रेफरेंस ले लेते हैं, ये RBC का या ये जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम हमारा NaCl, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं कि अगर इससे कम है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसे हाइपोटोनिक बोल देते हैं, और इससे ज्यादा है तो इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा पाई 1 वो पाई 2 से ज्यादा होगा, जो आपका रेफरेंस वाला है उससे आपके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर देखो आप एक चीज बताओ मुझे, अगर आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आप किसी के साथ में रख देते हैं, जैसे पानी वानी में रख दिया, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा मुझे बताओ। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, हम कह सकते हैं इसके लिए C1R T1 की वैल्यू C2R T2 से कम है। तो ऐसे केसेस में देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया अपना, आपने जो यहाँ पर सॉल्यूशन लिया अपना, ये सपोज करो ये RBC आपने डाल दिया, RBC आपका रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस के साथ ये आपने अपना सॉल्यूशन ले लिया, ये आपका सॉल्यूशन है। RBC का प्रेशर है पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर, और सॉल्यूशन का प्रेशर है पाई 1। अगर हम सेम टेंपरेचर पे ले रहे हैं, टेंपरेचर सेम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि RBC की कंसंट्रेशन है C2 और इसकी कंसंट्रेशन है C1, तो किसकी ज्यादा है कंसंट्रेशन। अगर ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक का मतलब है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम है, तो हम कह सकते हैं C1 आपका C2 से कम है। तो ऐसे केसेस में बाहर की कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन से कम है, तो हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ फ्लो होता है। तो इस केस में जो RBC आपके ब्लड सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, ये स्वेल अप हो जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में अगर आप रख देते हैं इनको, तो आपके RBC स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, आपके RBC स्वेल अप हो जाते हैं। सेम ये कॉन्सेप्ट हम हाइपरटोनिक में लगा सकते हैं। देखो हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में हम कहते हैं कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मान लेते हैं ये RBC का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर RBC वाले से ज्यादा है। ठीक है, सेम टेंपरेचर पे बात करें तो हम कह सकते हैं इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इससे। तो अगर आपने अपना जो सॉल्यूशन लिया उसमें RBC का सेल डाल दिया, रेड ब्लड सेल डाल दिया, मतलब कहने का मतलब सेल डाल दिया, रेड ब्लड सेल डाल दिया। अब रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन है C2 और बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C1, और C1 ज्यादा है C2 से, तो हमें पता है ऑस्मोसिस में फ्लो होता है कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब रेड ब्लड सेल से यहाँ पर फ्लो होगा बाहर की तरफ, यहाँ फ्लो होगा C2 यानी यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा, तो इसका मतलब आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, इस केस में श्रिंक हो जाएगा। जबकि इस केस में जो फ्लो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, कम से ज्यादा की तरफ कराना है। C1 इसमें कम था तो कम से ज्यादा की तरफ, यहाँ पर C1 ज्यादा था तो कम से ज्यादा की तरफ यानी अंदर से बाहर। तो इस केस में आपका सेल स्वेल अप हो जाता है, इसमें आपका श्रिंक हो जाता है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, कभी मान लो ऐसे थ्योरी से रिलेट करके पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम इसमें रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन कीजिए। देखिए, दो क्वेश्चन दिए मैंने, दोनों होमवर्क में करेंगे सभी, फिर इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इनको भी होमवर्क में करेंगे, फिर इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको यहाँ पर कहानी किसकी। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। पहली बात तो एक चीज समझना कि इन सभी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से, जैसे जो हमने फॉर्मूला पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आया हमारा ये काई बी के बराबर होता है। फिर पढ़ा डेल्टा टीवी, जिसमें आया हमारा केबी इनटू एन। ठीक है, अब एन को यहाँ पर बोलते हैं मोलालिटी को, तो याद करो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला आता था एनबी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू डब्ल्यू ए इनटू 1000, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको रख रहे हैं ग्राम्स में तो 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से डेल्टा टी का फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आता है। ठीक है, और अब ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला लिखा CRT, और कंसंट्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जा सकता है, अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, मास होगा, तभी तो मोलर मास गिवन मास बाय मोलर मास लिखेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कंसंट्रेशन को लिखा जा सकता है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू RT, CRT ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको भी मोल फ्रैक्शन को भी याद करो, मैंने आपको एक मॉडिफाइड फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने कहा था अगर आप नीचे PA ले लोगे तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, उसको हम NB बाय NA रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें NB को लिखा जा सकता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू गिवन मास बाय इसका मोलर मास। ठीक है, तो अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे, जनरली ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको क्यों निकाला जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली इनको क्यों निकाल के देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं ना उसका मोलर मास डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली ये काम आती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, बड़े-बड़े हम पॉलीमर्स वगैरह बनाते हैं, फिर उनकी मोलर मास डिटरमिनेशन में काम आती है। मतलब हम क्या करते हैं, पॉलीमर वगैरह जब बड़े बन जाते हैं तो हमें समझ आता है कितना मोलर मास बना, पॉलीमराइजेशन का काम का, तो हम उसके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से चेक करते हैं। तो जनरली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सभी में आप देख सकते हो, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो, एवरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जितने भी जो आप फॉर्मूला देख रहे हो सभी में आप देख सकते हो जो सॉल्यूट का मोलर मास है उसके इनवर्स जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूले में आप देख लेना, सॉल्यूट का मोलर मास उसके इनवर्स है। ठीक है, तो हम सारे ही सभी को ही यूज करते हैं टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इनमें से भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा है मोलर मास डिटरमिनेशन के लिए, बेस्ट मेथड कौन सा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए, बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की देखना, जब आप कैलकुलेशन करोगे वैल्यू निकालोगे तो प्रॉपर वैल्यू आएगी 34.3 90 atm, इस तरीके से प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm 5 atm। जबकि
मोलर मास डिटर्मिनेशन, ठीक है। मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, बात समझ में आ रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसमें सबसे कम एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो इसी के साथ चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने अपनी पढ़ ली, क्योंकि फार्मूले से देख लिया, सब समझ में आ गया। बट अभी बात क्या है ना, अभी हमने ये जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, चारों फार्मूले पढ़ी, ये किस टाइप के सॉल्यूट के लिए थे, कोई मुझे बताएगा? ये किस टाइप के सॉल्यूट के लिए थे? ऐसे सॉल्यूट के लिए थे जो नॉन वोलेटाइल थे और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप के थे, मतलब जो ना तो एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, याद करो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे सॉल्यूट्स की जो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो चीजें फिर यहाँ पर थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। आर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी लेनी है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आर की वैल्यू वो लोगे जिसमें आप प्रेशर ले रहे हो। देखो जैसे इस क्वेश्चन में बता देती हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर अपना एटीएम में निकालना चाह रहे हो, एग्जाम में तो आपको बताएगा कि किसमें निकालना है आपको, ठीक है। तो एटीएम में आप निकालना चाह रहे हो तो आपको आर की वैल्यू भी एटीएम वाली रखनी है, 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर, ये वाली रखो। यहाँ 8.314 नहीं चलेगी, यहाँ प्रेशर वाली रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो नॉन हमने अभी तक जो सॉल्यूट मैंने बताया वो था नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक की। अब हम बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स, कैसे सॉल्यूट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अच्छा देखो यहाँ पे चीजें क्यों बदल जाती है, सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का सॉल्यूट है तो वो पानी में जाने के बाद ना अब एज इट इज अपनी फॉर्म में नहीं रहेगा, अपनी फॉर्म को चेंज करेगा। अगर आप इस तरीके का सॉल्यूट लोगे तो यहाँ आपका सॉल्यूट जो है वो पानी में जाने के बाद या तो डिसोसिएशन दिखाएगा या एसोसिएशन दिखाएगा, या तो वो डिसोसिएशन शो करेगा या फिर वो एसोसिएशन शो करेगा, और फिर यहीं से चीजें जो है हमारी चेंज होने लग जाएंगी, बदलने लग जाएंगी, ठीक है। हाँ देखो अगर वो डिसोसिएशन करता है तो एक चीज समझना, डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारी सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे। डिसोसिएशन का मतलब आपने डाले थे, मान लो आपने यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया उसके 10 पार्टिकल डाले, 10 मोल डाले, पर सॉल्यूशन में क्योंकि वो बिखर गया, मान लो आपने कोई ए भी लिया था और उसने टूटकर A+ और B- बना लिया, तो अब हमें तो मतलब है पार्टिकल से, क्योंकि एक तरीके से जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा भाई, उतना ही ज्यादा वो ऊपर सरफेस ऑक्यूपाई करेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, फिर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, पार्टिकल्स के नंबर पे, यही तो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तो अगर आपने डाले थे इस केस में 10 मोल तो हमें मिल जाएंगे, कहने का मतलब है 20 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स केस में बढ़ जाते हैं, तो आपकी आने वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कहते हैं पहले जो आ रही थी उससे ज्यादा आएगी, यानी इस केस में जो आपकी ऑब्जर्व होगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो आपकी जो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी आप देखोगे उससे ज्यादा आ रही होगी, और उसका रीजन ये होगा क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ते हैं, तो उनको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, उसको भी कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। और देखो एक चीज समझना, अभी मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पर कि आपकी जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से वो रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, आने वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो अब आपका जो मोलर मास हमें ऑब्जर्व होगा, इफेक्टिव मोलर मास जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑब्जर्व होगा, वो जो हमने डाला था उससे कम ऑब्जर्व होगा, उससे कम ऑब्जर्व। देखो हमने ए भी डाला था, एक पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल डाला था, टूट गया वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स, तो उसका जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स उसका मोलर मास से थोड़ा कम आएगा, तो इनका जो मोलर मास हमें जो नए अपीयर होंगे उनको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल मोलर मासेस का मतलब अब हमें जो सॉल्यूशन में अपीयर होंगे दे विल बी एबनॉर्मल मोलर मासेस, जो एक्चुअल में अब हमें दिखेंगे, और जो एक्चुअल में थे वो थे नॉर्मल मोलर मास जो हमने डाला था। तो आप ये देख सकते हो कि क्योंकि डिसोसिएशन हुआ तो आने वाला जो ये एबनॉर्मल मोलर मास है ये आपके नॉर्मल मोलर मास से कम होगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अभी मैंने जो बताया कि क्योंकि सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा, तो ऑब्वियसली मोलर मास आने वाला इससे कम आएगा। तो यानी जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का सॉल्यूट लोगे और वो डिसोसिएशन दिखाएगा तो ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस लिखो फटाफट से, और अगर ये समझ में आ गया तो सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं फिर एसोसिएशन में। तो अब सेम यही कहानी किसके लिए हो जाएगी, एसोसिएशन के लिए हो जाएगी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब हम कह सकते हैं एसोसिएशन का मतलब अब आपने जो पार्टिकल डाले वो जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़कर बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल डाले वो जुड़ रहे हैं बड़े बड़े पार्टिकल में, तो बनने वाले पार्टिकल कम होते जाएंगे, उल्टा होगा इससे। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। आपने डाले थे 10 और रह गए अंदर 5, दो करके आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी यही जो वहां चेंजेस है उससे उल्टा लिख लो कि ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कम आती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बेसिकली होगा क्या, जो अब निकल कर आएगा एबनॉर्मल मोलर मास वो ज्यादा आएगा क्योंकि पार्टिकल एसोसिएट हो गए, जुड़ गए आपस में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल, तो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा जो कि आपका नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा होगा। ये सबको समझ में आ गया? तो अब ये जो भी जितने भी चेंजेस हुए उन सबको समझाने के लिए हमें अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाना पड़ा, एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी इस चेंज को समझाने के लिए, और उसे नाम दिया गया वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है? देखो ये वांट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं है, ये बस हमें ये बताएगा कितना डेविएशन आया। जैसे जेड नहीं पढ़ा था हमने, जेड याद करो, गैसेस में पढ़ा था जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो हमें ये बताता था कितनी डेविएशन है रियल गैस की आइडियल के साथ, सेम वही चीज ये बताएगा। तो आई इज द रेशियो ऑफ, हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जितनी हमें लगता है आनी चाहिए थी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बट एक्चुअल में कितनी आई उसका रेशियो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिकली अगर हम बात करेंगे डिसोसिएशन की, तो क्योंकि डिसोसिएशन में चीजें पार्टिकल्स बिखर गए थे, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट से ज्यादा आती है, तो हम डिसोसिएशन के लिए कह सकते हैं आई जो होगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन जहाँ पर भी हो रहा है उसमें आई हमेशा 1 से हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ये बात क्लियर है सभी को। और अगर हम केस लेंगे एसोसिएशन का तो आई हमारा उस केस में हमें 1 से कम मिलेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर अगर देखो हम केस लेते हैं यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, अगर हम यहाँ पर केस लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो आपका जितने आपने पार्टिकल डाले थे उतने ही आपको मिल जाएंगे, मतलब सेम ही होंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर उस केस में हम कह देंगे हमारी आई की वैल्यू मतलब जैसा था वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं करना। देखो कुछ नहीं करना, जो पीछे हम सारे फॉर्मूले पढ़ते आए हैं ना, ये देखो ये सारे फॉर्मूले थे हमारे, ये सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले थे ना, बस आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू पहले आ रही थी फॉर्मूला से कैलकुलेशन से वो ये आती थी, अब आपको इसको बस आई से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अब आपकी जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो सब बदल जाएंगी, उनमें एक नया फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो नया फैक्टर होगा आई, और नॉन वोलेटाइल के लिए वो आई1 है तो एज इट इज रहेगा फॉर्मूला, नॉन वोलेटाइल के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी अब आपकी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या बन जाएंगी, जैसे पहली थी P0A - PA डिवाइड बाय P0A इक्वल टू पाई तो इसमें आई लगा दो, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू एम था इसमें आई लगा दो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम था इसमें आई लगा दो, पाई इज इक्वल टू सीआरटी था इसमें आई लगा दो, सब में हमारे वांट ऑफ फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड। और अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे शुगर ग्लूकोज यूरिया तो उसके आई 1 है तो ये 1 1 1 1, इसका मतलब जो सेम फॉर्मूला पहले था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो समझ में आ गया आई का रूल क्या है? इस आई को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो
रेशियो ऑफ, अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो नॉर्मल मासेस का रेशियो से उल्टा आएगा, इसका मतलब ऊपर हम रखेंगे हमारा नॉर्मल मोलर मास और नीचे रखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो दो फार्मूले हो गए आई के, या तो मास के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अब आई कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन के लिए क्या फार्मूला होता है, एसोसिएशन के लिए क्या फार्मूला होता है, इसका कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक लेक्चर इस पे और लगेगा, हालांकि टॉपिक ज्यादा बचा नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी मैं क्लास यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा, मूल कॉन्सेप्ट जिसको भी पढ़ना हो, मूल कॉन्सेप्ट अभी मैं 5 PM फाउंडेशन सीरीज में ले रही हूँ यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ऐप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, उसमें केमिस्ट्री बाय पायल नाम से आता है चैनल मेरा, तो वो आप उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंट्स कौन सी करनी है, स्प्रिंट आप इसकी स्प्रिंट आप कट कर सकते हो, आप सारी कर सकते हो, बस उसमें आई वाले जो क्वेश्चन है वो छोड़ देना, अभी पॉइंट ऑफ फैक्टर वाले छोड़ देना, बाकी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास इस पे और लगेगी, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए अभी मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ, तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काजल, काजल आना एक बार। कहाँ पर हो? अच्छा ऊपर हो। अच्छा हाँ, नीचे से कुछ सामान लाना था, वो काम हो गया था भाई ऊपर के। अच्छा एक बार ना, एक तो इसकी खिचड़ी ला दो, खिला दूँ मैं। ठीक है, हाथ धो के, और एक ना वहाँ पर प्लेट रखी होगी माइक्रोवेव के पास, उसमें 2 टेप रख लाना बस, एक रोटी रख लाना बस वो प्लेट में, और इसकी खिचड़ी ला, खिचड़ी और अनार दोनों चीजें दे देना जो खाएगी, मैं खिला। मैंने तो खाना बनाया इसका। आओ आओ, खाना खाएगा। इसने अभी चलाया होगा या तो, हाँ तो आज वो सफाई करती गई। चम्मच नहीं ला, कुछ आओ। पूछा कहाँ गई?